So, hi everyone, I am Anshu Sadeva from IIT Roorkee and welcome back to my channel Engineers Inside। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था इन सेंटर के 2 क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद फिर जो इन सेंट्रॉइड भी हमने कर लिया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर और एक्स सेंटर है। एक्स सेंटर के ऊपर कोई भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, हालांकि टॉपिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है, अलग बात है। ऑर्थो सेंटर जो है उसके ऊपर बेसिकली क्या रहता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको द परपेंडिकुलर लाइन उसकी इक्वेशन चाहिए होती है, तो उनको फिर आप सॉल्व करते हो और फिर ऑर्थो सेंटर निकालते हो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, वी आर स्टडिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो फिर वी विल सी अबाउट ऑर्थो सेंटर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अभी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं। ये पहले तो हमारे जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसमें हमारा जो स्लोप रहता है, स्लोप अब मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी एंड इसको आप यहाँ शिफ्ट करके देख सकते हो। तो आपका जो y इंटरसेप्ट होगा दैट इज माइनस सी अपॉन बी, यानी कि नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ y, वो होगा आपका स्लोप। ठीक है, इंटरसेप्ट वगैरह निकालने के लिए आपका जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसमें आप कन्वर्ट करो। ये ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये याद करने वाली चीज़ है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि स्लोप्स के लिए क्या होता है कि if m1 is equals to m2 then the lines will be parallel, and if m2 is equals to -1, product of the slopes is -1, then these lines are perpendicular। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉडुलस यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और दो लाइंस के बीच में हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमने मॉडुलस लगा दिया तो वो एक्यूट एंगल देता है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल एक्यूट है तो दिस विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो वो आप जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा जो ये फॉर्म आती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये काफ़ी अच्छी फॉर्म है। ये जो यहाँ पे जो c होता है दैट इज द y इंटरसेप्ट। आपको वेरीफाई करना है कि ये y इंटरसेप्ट c क्यों है। x को 0 पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू सी, यानी कि x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू वहाँ आ गई c, तो यानी कि जो हमारा y इंटरसेप्ट होगा वो होगा दैट इज c। ठीक है, और जो स्लोप यहाँ होती है वो हमारी m होती है। उसके बाद हमारा रहता है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको एक पॉइंट दिया होगा और दूसरा एक स्लोप दी होगी। सी क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो ये सारे जितने भी आप इक्वेशंस देख रहे हो इनमें हमें हर किसी में आपको 2 क्या बोलते हैं कंडीशंस दी होंगी। जैसे इस केस में, या इन अदर वर्ड्स में बात करूँ तो 2 वेरिएबल्स से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिसाइड होती है। जैसे मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो अभी आप यहाँ पे आपको लगेगा कि इट इज़ 3 वेरिएबल्स ए एक्स प्लस ए बी और सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉमन निकाल लो, सपोज मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ ए को, तो मेरे पास बचेगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ए 0 हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, वो जो भी कंडीशंस होती हैं उसको करके। तो मैं b अपॉन ए को एक वेरिएबल बोल सकता हूँ, सपोज इट इज k, और ये जो c अपॉन ए है इसको मैं बोल सकता हूँ लैम्डा। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया। ये एक्चुअली हैं 2 वेरिएबल्स ही, वो बस आपको वहाँ लग रहा था कि इट इज मेड अप ऑफ 3 वेरिएबल्स। उसके बाद आप दूसरा इक्वेशन देख लो दैट इज ऑल्सो m और c, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल से आपकी इक्वेशन डिसाइड होती है। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, वो मैं आपको नहीं कहूँगा करो, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एक पॉइंट दिया 1,2 और आपको स्लोप दे दी 1, तो आपको कैसे निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये वाला मेथड लगाओ हमेशा। इसमें आप क्या करो, y इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ x 1 ऑफ x, यानी कि x। ठीक है, अब उसके बाद आप कांस्टेंट खुद की तरफ से ऐड कर सकते हो ये पॉइंट को देख के। कैसे,
y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है? नहीं होता, आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। बस इतनी देर में इक्वेशन निकल जाएगी। कोई आपको वो नहीं करना कि स्लोप टाइम्स ऑफ वो सब y माइनस वाई वन और ऐसा वैसे कुछ नहीं करना। सिमिलरली अगर आप मैं बात करूँ 2 पॉइंट फॉर्म की, तो 2 पॉइंट फॉर्म में आप क्या करते हो कि स्लोप निकालते हो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप आप निकाल लो, स्लोप निकालने में आपको थोड़ा स्पीड रखनी पड़ती है, ठीक है। तो सपोज आई हैव 1,2 एंड 3,4, ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। तो अगर मेरे को इनसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? दिस माइनस दिस 2/2 यानी कि 1, y इज इक्वल्स टू 1, y 1 टाइम्स ऑफ x यानी कि x, 2 इज इक्वल्स टू 1, नहीं +1 ऐड +1 करना पड़ेगा। तो बस ये। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1,3 और 4,9, कोई भी रैंडम ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा हमारा स्लोप, क्या होगी इसकी? 9 माइनस 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3, 2, y इज इक्वल्स टू 2x। लिख लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ देखो पॉइंट 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, नहीं 3 इज इक्वल्स टू 2, नहीं +1 करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू 2x + 1। तो इतनी जल्दी आसानी से ये क्वेश्चन इक्वेशन बन गई आपकी। ज़्यादा कुछ माथा नहीं मारना आपको कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में आएगा x2 माइनस x1, और उसमें भी कई बार हम या इस लेफ्ट हैंड साइड में y2 लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में x1 आया था। तो वो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस तरीके से चलो, बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद आती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ नहीं है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होता है, a जो है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड b जो है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और इक्वल टू में बनना, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? इसमें हमारा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, वही थीटा जिसका जो टेंडेज होता है टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। तो ये किसी भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप उसकी फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो फिक्स होता है, और ये जो x0 y0 है ये किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x0, y0। उस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस जो होते हैं वो होते हैं r। तो बेसिकली r जो होता है वो हमारा होता है वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, सपोज दिस इज द पॉइंट x0, y0, और यहाँ से कोई मतलब थीटा वाली कुछ लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सपोज दिस इज x एक्सिस, तो यहाँ से हमारा जो एंगल रहेगा वो थीटा होगा। उसके बाद क्या होता है कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो वो r, मतलब r जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। सिंपली सी बात ये है। इसमें भी कुछ केस होते हैं कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो r अगर मतलब अपवर्ड साइड में जाना है तो r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसे कुछ केस होते हैं, वो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है कि सपोज मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट था और मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो अगर मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि x0 प्लस r साइन r कॉस थीटा, y0 प्लस r साइन थीटा। तो अगर दूसरे पॉइंट के लिए मैंने ये लिख दिया कि दिस इज द पॉइंट x2, y2, तो इससे अगर जब मैं r निकालूंगा, अगर मुझे थीटा पता है तो इससे जब मैं r निकालूंगा तो वो r क्या होगा, वो एग्जैक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस होगा, ना कि बीच में कोई और कुछ और वेरिएबल नहीं है, एग्जैक्टली डिस्टेंस है। तो हम क्या होता है कि इसमें काफ़ी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से बच जाते हैं। वो कैसे होता है कि सपोज हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि यहाँ से कोई एक और लाइन थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट को लिख लेंगे, ये जो पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था, फिर उस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो उससे क्या होता है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अदरवाइज अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है वो मेथड, ठीक है। तो ये जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे। तो अभी के लिए अच्छा एक और चीज़ रहेगी, दैट इज़ कि इस ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म भी एक्जैक्टली सेम होती है, x माइनस x0 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। वहाँ पर क्या होता है, थीटा इज द वेरिएबल एंड r इज कांस्टेंट, और r क्या होता है वहाँ पे, रेडियस। सिंपल सी बात है, एज्यूम करो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और हमारा जो एंगल है वो फिक्स है,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आर जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस, तो वो वेरी कर रहा है, तो मतलब लाइक इस तरीके से एंगल सेम रहा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इस तरीके से जो है आर जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, या फिर उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो सर्कल के लिए अब क्या करो कि एक पॉइंट है x0, y0 जो हमारा होता है वहाँ पे सर्कल के केस में वो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और r जो होता है वो रेडियस होता है। तो r तो फिक्स है, लेकिन हम एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से था r, सपोज दिस इज द लेंथ r, और ये पॉइंट फिक्स था, तो लेकिन हम थीटा चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे आप एक कॉम्पास से सर्कल बनाते हो तो वही एक सर्कल बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि थीटा किस में वेरिएबल है और किस में कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 11 जनवरी 2019, शिफ्ट सेकंड इमेज ऑनलाइन जो एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल। इन पैरेललोग्राम ABDC, ये चीज़ एक बड़ी दिक्कत वाली रहती है कि आप काफ़ी बार जो है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जनरली आपको आदत होती है कि ABCD होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया ABDC। अब मैंने जो आपको पैरेललोग्राम का जो शॉर्टकट बताया था फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने का, उसमें ये दिक्कत करेगा आपको अगर आपने ABCD डायरेक्टली देख लिया, ठीक है। और वैसे शॉर्टकट नहीं पता फिर तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो अभी के लिए पहले तो ध्यान से देखना सीखो, इट इज ABDC, ठीक है। इसमें हमें क्या किया, A, B और C के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। A, B और C के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD। सिंपल सी बात है, हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के जो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल इस केस में। तो हमें D निकालना है, तो D कैसे आएगा। मैंने आपको बोला था कि इन ऑर्डर चलते हैं, हम जो ऑपोजिट पॉइंट हो उसको माइनस करते हैं, जो साथ वाले एडजेसेंट पॉइंट्स हो उनको ऐड करते हैं। तो बेसिकली D क्या रहेगा, C प्लस B माइनस A। तो C हमारा ये है, B हमारा ये है, और A जो है वो हमारा A है। तो मैंने A को माइनस करना है और C और B को प्लस करना है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, और वहाँ से आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो ये मेरा पॉइंट हो गया D। और A जो पॉइंट था वो कौन सा था, 1,2। अब कुछ नहीं करना, मेरे पास जैसे 2 पॉइंट्स आए, मेरे को देर नहीं लगानी है, बस मेरे को फटाफट जैसे ही आपको 2 पॉइंट दिखेंगे उनको आपको इक्वेशन निकालनी फटाफट से आनी चाहिए। जल्दी से स्लोप निकालो, इस माइनस दिस, इस माइनस दी, 5/3 यानी कि 5x प्लस माइनस 3y। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो, y इज इक्वल्स टू 5/3x। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, अच्छा ये आप देखो -a/b स्लोप था, तो जब भी फ्रैक्शन में स्लोप आए तो आप इस तरीके से उसको लिखना, मतलब आपको कन्वर्ट करना चाहिए, ये कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। या तो इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, दोनों में ही बता देता हूँ। अब मेरे पास पॉइंट था 1,2, 1,2 मैंने यहाँ पे पुट किया, 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -1, ठीक है। या फिर मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, 2 इज इक्वल्स टू 5/3 होता है, नहीं होता, प्लस 1/3 करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 1/3। तो यानी कि यहीं आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1, वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। हाँ, तो अब मेरे को बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो दिस इज C, आंसर इज C, नो डाउट C। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम 2014 JEE में, और ये JEE 2000 में भी आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कुछ नहीं, हमें एक दे दिया है कि एक ट्रायंगल है PQR, उसमें PS जो है हमारे पास मीडियन है, ठीक है। P, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए, तो PS S के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R, और उससे फिर हमारे पास PS की इक्वेशन भी आ जाएगी। अब हमसे ये पूछा है देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू PS। सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट फॉर्म लगानी है। पैरेलल टू PS का क्या मतलब है, स्लोप सेम एज दैट ऑफ PS। तो पहले हम S पॉइंट निकाल लें, तो S पॉइंट का होगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 यानी कि 13/2, 1, और हमारे पास जो P है वो क्या है,
2,2। ठीक है, तो मेरे पास सी एस का स्लोप हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस 1/, इसको मैं अगर बोल दूँ 6.5, फिर हो जाएगा -4.5, यानी कि -9/2। बेसिकली दिस इज -2/9। ये हमारे पास स्लोप आ गई, दिस इज पैरेलल टू दिस, यानी कि 2x + 9y फॉर्म में आएगी हमारे पास जो इक्वेशन होगी। इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है, वैसे तो यहाँ से देखते ही मैच कर रहा है कि ये आंसर होगा, फिर भी हम पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। 2 and -9 that is equals to -7, मैचेस आंसर बी। ओके, जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम IIT JEE 2001, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि आसान क्वेश्चन है। हमें दे दिया वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, यानी कि m की इंटीजर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं, सच दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमारे पास सिंपल सी बात क्या है कि अब इनको सॉल्व करेंगे, उससे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और m में जो भी रिलेशन आएगा उसमें हम x की इंटीग्रल वैल्यूज पुट करके y की देख लेंगे, जो भी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही होंगी उससे नंबर ऑफ वैल्यूज हमें निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इसमें मेरे को x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है तो मैं y को ही सीधा सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो सिंपल सी बात हो जाएगी। 3x + 4y, 4y क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ mx + 1 दैट इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 3x + 4m, 3 + 4m इंटू x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 5। फाइन, अब मेरे पास आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे एक बात बताओ, m एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो 4m एक इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। तो 4m + 3 भी एक इंटीजर होगा, हाँ, तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर है। सिमिलरली मेरे पास क्या है, x इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 5 आ रहा है, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 5 आ रहा है, तो मेरे को इनके केसेस बनाने हैं बस। तो मैं इसको अगर 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, मेरे पास 1 और 2 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, या फिर ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, ये -5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, या फिर ये -1 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। 4 केस बने, इससे ये एज्यूम मत कर लेना कि m की 4 वैल्यूज होंगी, ठीक है, पहले हमें सॉल्व करना चाहिए पूरा प्रॉपर। 3 + 4m = 5, कुछ आंसर आता है, m = 4m = 2, यानी कि m = ½ नहीं, ये केस रिजेक्टेड। उसके बाद 3 + 4m = 1, यानी कि 4m = -2, अगेन m = -½ दिस ऑल्सो इज रिजेक्टेड। ओके, 3 + 4m = -5, यानी कि 4m = -8, m = -2 इज एन इंटीजर, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद 3 + 4m = -1, यानी कि 4m = -4m = -1, ये भी एक आ गई, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, आंसर इज 2। अब किसी बच्चे ने अगर ये यहाँ तक पहुँच के और फिर ये कैलकुलेट नहीं किया तो वो सीधा सी आंसर कर देगा, जबकि ये एक ख़तरनाक चीज़ होती है, तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो ये हो गया ये।